नमस्कार साथियों, मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज गुफ्तगू विद रसल में। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान शिरकत कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, जिनका नाम है अनिल कुमार वर्मा और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज रतनपुरा मऊ में। तो चर्चा का प्रारंभ करूँ उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा इनका। जैसा कि लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा नहीं होती है, तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इनकी जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है ये प्राथमिक विद्यालय से ही प्रारंभ हुई है। एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय से इनका प्रारंभ हुआ पढ़ाई का, और साथ साथ ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया, और साकेत पीजी कॉलेज से इन्होंने बीएड, और साथ ही साथ भूगोल विषय से उन्होंने वहाँ से इन्होंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की, और वर्तमान में या नेट करके, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम पीजी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। और इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद में, जहाँ की मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पर 3 वर्षों तक इन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। तो ये इनका एक संक्षिप्त परिचय रहा। बाकी जो कुछ अगर मुझसे छूट रहा है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में सर बताएँ। नहीं, ठीक है, ये बहुत उचित जो है परिचय है, यही ओवरऑल यही मेरा जो है संक्षिप्त परिचय है। तो अब हम विषय पर आते हैं जो कि हमारे विषय। देखिए, हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हम इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर चर्चा करेंगे जो आज समाज के ज्वलंत विषय हैं। तो यदि हम ज्वलंत विषय की बात की जाए, हालांकि वो राजनीतिक एजेंडे में कभी नहीं रहता है या फिर बहुत पीछे रहता है। इन्वायरमेंट, जिस प्रकार से हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक धरती को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, उतने ही राजनीतिक उस विषय को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूँगा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, आज का जो पर्यावरण है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है जो इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस धरती को आगे ले सके। देखिए, क्लाइमेट चेंज वर्तमान में हमारी सभ्यता या हमारे समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और भारत जैसे पिछड़े देशों में आज ये दुर्भाग्य की बात है कि जलवायु परिवर्तन कोई एक मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय विमर्श का हो या सामाजिक विमर्श का भी बहुत उस तरह का मुद्दा नहीं है। और बहुत सारे प्रयास ये भी देखा जा रहा है, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के देश हों, प्रयास भी किए जा रहे हैं स्कीमों के रूप से, संस्थाओं के माध्यम से, लेकिन कोई बहुत बेहतर आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब जैसे कि अब हम इसको ऐसे ही आकलन कर सकते हैं कि 20 साल से बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से एक 3 महीने का भारत जैसे देश में सघन लॉकडाउन देखा गया। एक WHO एक दिवसीय कार्यक्रम मनाता है जिसे अर्थ ओवरशूट डे कहते हैं। वो ये देखा जा रहा है 6-7 साल से अपने तैयारी पीरियड में मैंने देखा कि वो क्रमशः जो डे है वो क्रमशः जो है खिसकता जा रहा है, आगे होता जा रहा है। और जैसे कि पिछली साल ये डेट था 29 जुलाई, और ऐसे वो अगस्त में था, सितंबर में था, ऐसे था, हर क्रमशः वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। जिसे अगस्त से सितंबर इस तरीके से बढ़ना हो, नहीं, सितंबर से अगस्त में हुआ करता था, फिर वो जुलाई में जी नहीं, ऐसा नहीं। अब ये अर्थ ओवरशूट डे का मतलब ये होता है कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी पृथ्वी है, एक उसका अपना एक इतने संसाधन का वो उत्पादन साल भर में कर सकती है। अब एक हमारी संस्थाएं एक ऐसा एक एस्टिमेटेड डेट निकालती हैं, ये माना जाता है कि उस दिन तक जो साल भर का हमारी पृथ्वी का उत्पादन है उसको उस दिन तक उसका हम उपभोग कर चुके होते हैं। तो सितंबर में होता था, फिर वो अगस्त हुआ, इस बार जुलाई आ गया था। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन ने 3 महीने के सघन लॉकडाउन से ये इस बार का डेट हमारा जो है 22 अगस्त है। तो ये हमको एक मैसेज दे रहा है, हमारे तमाम तरह के सर्वेक्षण संस्थान हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ये मैसेज दे रहा है, एक ठोस मैसेज दे रहा है कि हमको करना क्या है। कि यदि हम इन्वायरमेंट के भरोसे छोड़ करके पूरी ईमानदारी से अपने जीवन शैली में नियंत्रण और उसमें सुधार का प्रयास करें तो धरती स्वतः ही अपने आप को साफ कर लेगी। जो तरह तरह की स्कीमें लाई जाती हैं, तरह तरह के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, उसको भुजा लाने की जरूरत नहीं। देखिए, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म एक शब्द होता है, प्रकृति में एक मैकेनिज्म है। उसका मतलब ये होता है कि वो उसके पास एक कैपेसिटी है, इनबिल्ट कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो उसके हिसाब से वो जब उसके घटक में कोई भी परिवर्तन आता है, जो भी घटक उसके हैं, चाहे जैव घटक, अजैव घटक, ऊर्जा घटक, वो बैलेंस कर लेती। लेकिन जब उसकी वो सीमा से बाहर हो जाती फिर वो बैलेंस नहीं कर पाती और फिर तमाम तरह की विद्रूपियाँ आपको दिखती हैं।
केस इतना क्रिटिकल हो जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार, में सामान्य भाषा में समझाना चाहूँगा दर्शकों को, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके ठीक होने की एक लिमिट होती है। जब उससे वो आगे चले जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब ले जाए, इनकी सेवा करिए। तो वह स्थिति पृथ्वी के साथ, हाँ, वो चीज़ें आ रही है। अब उसकी जो इनबिल्ट कैपेसिटी वो काम नहीं कर रही है। और कोरोना लॉकडाउन ने हमको ये बताया कि हमको करना क्या है। तो एकदम सीधा सीधा जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन, पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं, 2050 तक हम लोग 9.6 बिलियन होने जा रहे हैं। और कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, हम लोग उतनी पॉपुलेशन को, अपने पृथ्वी को स्वस्थ रखते हुए उनको हम एक स्वस्थ जीवन दे नहीं पाएंगे। एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि पृथ्वी की पॉपुलेशन 2050 तक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 8 बिलियन होने जा रही है, क्योंकि 7.8 के आसपास इस समय। तो अब इसमें हम एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, यह न देखते हुए कि सरकार कौन सी योजनाएं ला रही हैं, वैश्विक स्तर पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उससे अलग हट करके व्यक्तिगत स्तर से वो क्या कर सकता है? देखिए, पूरी ये जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, मैं थोड़ा सा 2 मिनट समय लेना चाहूँगा, अच्छे से मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जो समस्याएं हमारे सामने हैं, तो हमारे पूर्वज, हमारे विचारक हमारे लिए उन्होंने एक प्रकाश स्तंभ का काम किया है। तो वहाँ से हमको सीखना होगा। जैसे एक थ्योरी आई है जो है लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम। उन्होंने यही कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो हमारा जो डेवलपमेंट पाथ है, अगर हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और डेवलपमेंट पाथ को चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो 21वीं सदी तक हमारी इकोनॉमी या व्यवस्था, सिस्टम हमारा कोलैप्स कर जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, उन्होंने 7 परम्यूटेशन साइकिल उन्हें दिया है, उन्होंने कहा कोलैप्स कर जाएगी। अब ये सब मैसेज और हम ऐसे लक्षण देख रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो इस समस्या है, समस्या को कंट्रोल करने का 2 ही रास्ता है। ठीक है, उसके तमाम तरह के साइड इफ़ेक्ट है। जैसे पहला रास्ता है पॉपुलेशन कंट्रोल। हमको कुछ भी करके पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत अच्छे से काम करना होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी। एम्प्लॉयमेंट, भाई आपको एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक जो का वो होता है, एक ग्रुप होता है 15 से 64, उसकी पॉपुलेशन कम होगी, उसको हमको देखना होगा कैसे क्या करना है, वो अलग इशू है। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पॉपुलेशन प्लानिंग करनी ही होगी। दूसरी चीज़ लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल आज हमें ज़रूरत है आवश्यकता आधारित समाज की। आज हमारा समाज जो है वो विलासिता आधारित हो गया है। भौतिकतावाद को हम जो है एकदम पूरी तरह से अंधाकरण कर रहे हैं। आज हमारे देखिए जो मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनके साथ भी यही है। ठीक है, वो हमको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन देख करके हम उनसे प्रेरित हो रहे हैं। हमको अपने प्रेरणा स्रोत की भी सही पहचान करनी होगी। मतलब जो समाज के मॉडल जिन्हें कहा जाए, जिसको आइडियल कहा जाता है, तो आइडियल इस प्रकार का मैसेज समाज में कन्वे करें कि लोग उन चीज़ों को सीख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें जी, और वो सकारात्मक हो, इको फ्रेंडली। हाँ, ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे समाज में हैं, लेकिन उनको सही रिकग्निशन नहीं है। जैसे आप ले लीजिए, अभी पिछले साल जो पद्मश्री का वितरण किया गया, उसमें एक तमिलनाडु की माता जी थी, दादी जी थी, श्री जो है पी मरादालू जी, उनको जो है पद्मश्री दिया गया। वो माना जाता है उन्होंने जीवन में अपने लाखों पेड़ लगाए हुए हैं। अब ऐसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत जब बन करके आएंगे, तो क्योंकि ये ह्यूमन साइकी में ही प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा समाज जो है पूरी तरह से अब उसको अब अपने परिवेश का कोई ख्याल नहीं रहा। दर्शकों से मैं एक अपना बात भी रखना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं एक लेख पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि 21वीं सदी या जो आपकी चल रही है, इसको समाप्त होते होते आपका एवरेज टेम्परेचर धरती का लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जी। अभी थोड़ा सा बढ़ने के बाद हम लोग देख ही रहे हैं सब किस तरह से जो चाहे वो जो आपका वर्षा का वितरण है पूरी तरह से अनियमित हो गया है। अब मैंने देखा कि यूएई जैसे देश में अभी बर्फबारी हुई है, तो ये क्या सब बातें आपको सीधा प्रकृति मैसेज दे रही है कि संभल जाओ, नहीं तो विनाश तुम्हारे सर पे खड़ा तांडव कर रहा है। इसीलिए मैं सतत विकास की परिभाषा मैंने अपने तरीके से डिफाइन किया। जैसे क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि सतत विकास की तरफ बढ़ना है, तो हमको समझना है कि सरल भाषा में सतत विकास किसे कह सकते हैं। तो मेरा सीधा कहना है कि सतत विकास से हमारा जो तात्पर्य है वो यही होना चाहिए कि हमको पृथ्वी जिस रूप में मिली है उसको उसी हालात में या उससे बेहतर हालात में छोड़कर जाना ही हमारे लिए सतत विकास का मायने होना चाहिए। उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट से मत जोड़िए। सीधा समस्या है, समस्या को सही से पहचानिए। हम अपने बच्चों के लिए
हम उनके कर्जदार बनकर न जाएं, हम उनको दे करके जाएं। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं जिस पर हम विषय में बात करेंगे। हालांकि ये सबसे ज़रूरी एक तरीके से आत्मा है हमारी पूरे इंटरव्यू की। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आजकल समाज में आरक्षण ये एक ऐसा शब्द बन गया है जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। ज़मीन पे बातें कितनी होती हैं ये तो मुझे बहुत जानकारी नहीं, राजनीति इस पर बहुत प्रबल रूप से होती है। तो इस सिस्टम को आप जो समझ पा रहे हैं, एक सामाजिक सुधार का जो हमने प्रयास किया था आज़ादी के समय की, एक सामाजिक समरसता समाज में पैदा होगी, समता मूलक समाज में आएगा, हमारे देश में उत्पन्न होगा, उससे जुड़ी हुई मैं आपके विचार जानना चाहूँगी। आरक्षण की व्यवस्था पर आपकी अपने क्या राय? जी, आरक्षण की जहाँ तक बात है तो इससे कोई इनकार नहीं सकता कि हमारे समाज की आवश्यकता आरक्षण नहीं है। हमारे समाज की आरक्षण आवश्यकता है, लेकिन उसके बहुत सारे भ्रम, हम जैसे जो है पढ़े लिखे लोग भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं कि आरक्षण का सही रूप क्या है, पारदर्शिता उतनी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उसमें इतनी जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं कि जैसे कहा जाता ना कि ज़्यादा कानून ज़्यादा जटिलताएं, और जो कानून का जो लाभ है वो साइड इफ़ेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए कानून की सरलता, कानून की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है जिससे हर व्यक्ति उस चीज़ को समझ सके। अब जटिलताओं का मतलब ये है कि आप ऐसे ही देख लीजिए कि ऐसे ले लीजिए कि भाई जैसे अभी EWC को कोटा आया, हम एकदम क्लियर कट क्राइटेरिया है कि 50% तक रिजर्वेशन हम लोग देंगे, बाकी 50% प्लस जो हैं एक यानी 50% वो अनारक्षित होगा, अनरिजर्व होगा। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, किसी विशेष कैटेगरी का हो, वो एकदम फ्री फ्लो उसमें फ़ाइट करेगा। अगर वो अपनी कैटेगरी में नहीं फाइट कर पाता है तो वो जिस विशेष कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी में उसको फाइट कराया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। अब जैसे ऐसी को देख लीजिए, अब ये हो गया, बाकी तमिलनाडु में जाइए वहाँ 69%, अभी हरियाणा में 75% कर दिया गया। तो अगर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में, तो कहने का मतलब ये जो आरक्षण की जो मूल उद्देश्य है, जो मूल लक्ष्य है, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको राजनीतिकरण करके उसको इतना क्लिष्ट बना दिया जा रहा है कि एक सामान्य इंसान के समझ से ऊपर की बात है, रॉकेट साइंस जैसी बात है। हाँ, रॉकेट साइंस से भी कठिन हो गया है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इतने दिन तैयारी किए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सही से हमको पता नहीं कि हमारे कमीशंस में कैसे आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। मतलब कमीशन जो कि पूरे देश में एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में उसको एक आदर्श, एक सम्मानजनक दर्जा दिया गया है, वह भी आरक्षण को लेकर के पूरा पारदर्शी रवैया नहीं अपना पाता है, और जो क्राइटेरिया से चयन की उसने मापदंड बनाई हुई हैं उसमें भी तमाम खामियां हैं। जैसे कि इसीलिए मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आरक्षण जैसे जो भी प्रक्रिया हैं, जो अच्छे जो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हम लोग जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, या संघ लोक सेवा आयोग, जो प्रक्रिया है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, और जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत भी बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम कराए जाने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत विचार विमर्श का मुद्दा है। दूसरी चीज़ कम्प्लिकेशन की अगर जहाँ तक बात है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप देख लीजिए कि तमाम तरह की कैटेगरी बना दिए गए रिजर्व। अब बिहार में जाइए, BC के अंदर BC है, दलित महादलित है। अब ज़्यादा आप कैटेगरी, अब इसके निर्धारित करने की भी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई भी जाति आधारित हमारे यहाँ रिजर्वेशन व्यवस्था है, आप उसी आधार पर उसको शामिल कर दे रहे हैं। तो कुमला के इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसमें ये भी हो सकता है कि कोई समाज जो है बहुत सशक्त है, अपने शक्ति का या अपने पकड़ का उपयोग करते हुए अपने आप को उस कैटेगरी में रख सकता है। राजस्थान के मीणा समुदाय को ले लीजिए, अब वो समाज ठीक है, बहुत सारे लोग पिछड़े हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि भाई SC हो ST हो, एक क्रीमी लेयर लिमिट की जो व्यवस्था है, तब आपका कहना है कि SC ST कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होना जी स्वाभाविक है, क्योंकि अब उनको जो है कोई दूसरे कैटेगरी का व्यक्ति जो है लाभ हानि नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वहीं उन्हीं एक व्यक्ति मान लीजिए उस पद पे पहुंच गया जो वाकई में माना जाता है कि वो समाज का एक सम्मानित पद है, या उसकी अपनी आर्थिक समाज की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्रीमी लेयर लिमिट के माध्यम से बाहर कर देना चाहिए, जिससे उसी समाज के जो वाकई में वास्तविक पिछड़े व्यक्ति हैं उनको लाभ मिले। दूसरी चीज़, ये इतनी कैटेगरी, महिला की अलग कैटेगरी, BC के अंदर अलग कैटेगरी, ये सब आप करके उसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से EWS कोटे की जहाँ तक बात है, मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जैसे हमारे यहाँ पिछड़ेपन की जब संविधान बन रहा था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये किया कि भाई पिछड़ेपन को कैसे प्रभावित किया जाए। तो सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, यही सब आया। तो सामाजिक पिछड़ापन को महत्व दिया गया। अब EWS जो आया वो आर्थिक पिछड़ापन है। तो कुमला के पिछड़ा शब्द है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप
27 में ही जिसको रिजर्वेशन चाहिए, जो भी आपको क्राइटेरिया करना है सारा उसी कंप्लीट करिए। हाँ, उसको उसी में दीजिए, अन्य पिछड़ा वर्ग में ही वो भी आ जाए। अब इससे क्या, अब ये है कि सरकार की आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका एक इस प्रकार का मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसके लिए बना हुआ कि पिछड़ा का मतलब वह जातिगत रूप से पिछड़ा नहीं, पिछड़े का मतलब वह सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, उस हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। और अब हम एक अन्य विषय पर बढ़ना चाहेंगे, भाषा। यह शुरू से ही आज़ादी के समय से ही लेकर के जो भाषाई राज आंदोलन चले, भाषाई राजनीति देश में चली, उस विषय में आपकी क्या राय है कि इन भाषा को लेकर के देश में किस प्रकार का यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? देखिए, जो भाषा को लेकर विवाद है वो राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए या नहीं, ये हमारे यहाँ आज़ादी के समय से ही चलता रहा है, एक राष्ट्रीय विचार विमर्श का बिंदु रहा है। आज भी हिंदी का गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। त्रिभाषा फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, कोठारी आयोग के बाद राष्ट्रीय इस पे जोर दिया गया, इस पे भी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020, जी, नई शिक्षा नीति 2020 में भी जोर दिया गया है। तो अब ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राष्ट्र, अगर हम वाकई में एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके पास एक ऐसी कोई संपर्क की का माध्यम या भाषा होनी चाहिए जो सब लोगों को कनेक्ट कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं किसी तरह से अपने आप को हीन महसूस करें, नहीं। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हिंदी भाषा को एक अम्ब्रेला के रूप में डेवलप करना चाहिए, बाकी भाषाएं अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और मजबूती के साथ अम्ब्रेला के नीचे विकसित, पुष्पित, पल्लवित हो। जी, एकदम इस तरह से लगे कि हम परिवार के अंग हैं, हम परिवार के, उसमें कोई दो राय। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ऐसा कैसे किया जाए, क्योंकि एक साइकी बन चुकी है कि हिंदी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो अब ये हमको बहुत स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि इसको हम कानून के माध्यम से, संविधान में प्रावधान करके, इस तरह से हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है भावनात्मक मुद्दा है। तो इसको हमको उसी तरीके से इसको हैंडल करना होगा, संयम के साथ हमको समझाना होगा, समझना होगा सबको। जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हम लोग तैयारी करते हैं कि हर साल ऑक्सफोर्ड एक शब्द, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है। तो हिंदी में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ की कुछ भाषाएं जैसे तेलुगु है, तमिल है, वहाँ से हम 10 शब्द लेते हैं, हर साल हिंदी को रिच करते हैं। क्योंकि देखिए संस्कृत हमारी जो है एकदम पैरेंटल लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज में आपको कुछ ना कुछ इसके शब्द मिल जाएंगे। कुछ ऐसी जो तालमेल बढ़िया हो, अच्छा हो, ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, उसको हम हिंदी भाषा का अंग बनाएं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, सब दोष हमारे जो है जो हमारे भाई हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो भी उनका उद्देश्य है, लेकिन ये सब दोष उन्हीं का नहीं है, हमारा भी दोष है। आप हिंदी भाषा की किताब में देख लीजिए, क्या आपको कभी कोई तमिलनाडु की, केरल की कोई कहानी मिलती है पढ़ने को? नहीं, ये बात जो कहीं नहीं मिलती है, आ जाती है हिंदी भाषा में। अब बताइए, वो हम कहते हैं कि भाई वो हम सब भारतीय हैं। आप जो है कोई यूरोप की कहानी, आप जो है मलाला यूसुफजई को पढ़ेंगे, सोहराब रुस्तम पढ़ेंगे, क्या कोई केरल की कहानी आज तक हम लोगों ने पढ़ी अपनी हिंदी किताब में? दर्शकों से मैं नोट करने के लिए कहूँगा इस विषय पे कि हमें जो वो आंचलिक कथा कहानियाँ मलयालम में हो, चाहे तेलुगु में हो, चाहे तमिल में हो, उन्हें हमें पाठ्यक्रम का एक मजबूत हिस्सा बनाना हो। जी, हमारा समाज, हमारी संस्कृति बहुत मतलब सब रिच है, बहुत सारी प्रेरणास्पद कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं। उसको कहने का मतलब यही है ना कि सबको ये लगे कि हिंदी हमारे बारे में भी सोचती है। यही होता परिवार में, जब एक परिवार का सदस्य जो अपने आप को सोचता है कि मैं अलग थलग हूँ, जब उसको जो परिवार का जो बड़े बुजुर्ग हैं उस तरह से हैं, या जो मतलब हर व्यक्ति के बारे में सोचता है, उसी तरह से हिंदी के साथ भी यही, हिंदी को ये महसूस करवाना है कि हर व्यक्ति चाहे जिस जाति का हो, भाषा का हो, कुछ भी हो, निर्जातीय जो भी उसकी संस्कृति हो, उसको लगे कि हिंदी हमारे बारे में सोचती है। जब तक ये महसूस नहीं होगा तब तक जो हमारा टारगेट है कि हमारे देश की एक भाषा हो, वो संभव नहीं है। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि लिपि की बात है, हम लोग कुछ एक ऐसी लिपि चुनते हैं जो लगे कि थोड़ा सा क्लोज है, या कुछ एक नई लिपि चुनते हैं। जैसे कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि रोमन लिपि हम ले सकते हैं, लेकिन ना कि सबके साथ। देखिए, आप भी कुछ झुकिए, कुछ मैं भी झुकता हूँ, हम लोग एक नए स्थान पे मिलते हैं, वैश्विक स्तर। हाँ, हम एक नए स्थान में मिलते हैं। ये ना हो कि सारा हर तरह से मुझे ही झोंका जा रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, रोमन लिपि हो गया। बाकी ये जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है इंटरव्यू हमारा शार्ट हो और ज़्यादा प्रभावशाली हो। हालांकि प्रभावशाली है लेकिन शार्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहूँगा।
आज का जो वैश्विक आतंकवाद का चेहरा जो उत्पन्न हो रहा है, जिसमें इस्लामिक जगत को या स्पेशली कहा जाए इस्लाम का 90% ज़्यादा शेयर है, जो वैश्विक चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हो, वा यमन में हो, सीरिया में हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में हो, उस पर मैं चाहता हूँ आप संक्षिप्त शब्दों में 1 से 2 मिनट में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें। जी, इस समय जो इस कट्टरपंथ देखा जा रहा है पूरे विश्व स्तर पे, उसमें कहीं न कहीं इस्लाम का नाम जुड़ रहा है। इसको हमको स्वीकार करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसका सल्यूशन, एक संभावित सल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग घुमा फिरा करके बात नहीं कर सकते, समस्या को सही से पहचानिए। सबको पता है कि समस्याएं क्या है, बस उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हमारे इतिहास में एग्जाम्पल भरा पड़ा है। ग्रीक और रोमन साम्राज्य के समय हमारा जो यूरोपीय समाज था बहुत तकनीकी और बौद्धिक स्तर बहुत आगे जा चुका था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई कि जो स्टेट था, जो समाज था, वो चर्च के प्रभाव में आ गया। यानी कि हमारी लीडरशिप हमारे धार्मिक नेताओं के हाथ में चली गई और हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा तर्क विवेक सब कुछ चर्च के माध्यम से रेगुलेट होने लगा। यानी कि जब बात आ गई, बात एक डार्क एज में चला। जी, डार्क एज में तीसरी शताब्दी से या चौथी शताब्दी से लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी तक समझ लीजिए दर्शकों, लगभग 800 वर्षों तक जो यूरोप पूरी सभ्यता का नेतृत्व करता था, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, सुकरात जैसे महान मनुष्यों को जन्म दिया, वह एक ऐसे धार्मिक द्वंद्व में फंसता चला गया जो कि कम से कम 800 वर्षों तक उसको पीछे लेकर गया। और उसके बाद जब उसने इन चीज़ों को साइड लाइन किया, धर्म को अलग और देश और राजनीति को अलग, तब उसके बाद यूरोप ने कैसा डेवलपमेंट किया, किस प्रकार से पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो आप इतिहास के माध्यम से खुद समझ सकते हैं। अब मैं चाहूँगा, चूँकि मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और प्राथमिक शिक्षक होने के नाते, और आप भी प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए रहे, लगभग 3 वर्षों तक आपने सेवा दी है प्राथमिक शिक्षक सेवा में या फिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में, तो मैं चाहूँगा कि आप प्राथमिक शिक्षा में सुधार के कुछ उपाय बताएं, जिससे कि आज जो नकारात्मक बातें शिक्षा को लेकर हो रही, विशेष रूप से सरकारी शिक्षा को, उसमें सुधार हो सके। देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है उसमें मैं अपनी देखिए, होता नहीं कि भाई एक पादरी वाली कहानी है कि वो कहता है कि जो है एक बार हम जो है पूरे विश्व को सुधार देंगे, फिर कहता है अपने राष्ट्र को सुधार देंगे, फिर कहता है अपने समाज को सुधार देंगे, फिर कहता है अपने परिवार को सुधार देंगे। तो ऐसे कहानी है। फिर अंत में जब वो बेड पे आता है मरने के समय, कहता है कि अगर काश मैंने अपने आप को सुधारा होता, सब सुधर गया, तो समाज सुधर जाता, राष्ट्र सुधर जाता और फिर क्या पता पूरा विश्व सुधर जाता। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं कमियाँ जो है, लापरवाहियाँ हमारे शिक्षक समुदाय से हुई हैं। वो शिक्षक समुदाय जिसको देख करके लोग घड़ियाँ मिला, टाइम देख लिया, हाँ फलाने गुरु जा रहे हैं तो इतना बज रहा होगा। तो कहने का लब्बुल लुआब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि गांधी जी का एक बड़ा ही जन प्रसिद्ध वाक्य है, एक शब्द है, एक प्रेरणा स्रोत है कि यदि तुम जिस प्रकार की दुनिया देखना चाहते हो, सबसे पहले तुम वैसे बन के दिखाओ। तो यदि हमारा शिक्षक परिवार, हम, हालांकि मैं इस बात के दावे के साथ कहता हूँ, मोर देन 70% हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, तो बाकी शिक्षक भी यदि उनके साथ जुड़ करके अपने मूल कर्तव्य शिक्षा से जुड़ें और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव न डालें, जिस प्रकार से बीएलओ ड्यूटी इधर उधर चीज़ों डाइवर्ट की जाती है, क्योंकि शिक्षा जो है ये एक ऐसा विषय नहीं है कि उसको आप तरह तरह का बर्डन डालें शिक्षक के ऊपर, उससे दूरी लगा कर शिक्षक को शिक्षा से जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा। सर कुछ एक चीज़ मैं लास्ट में जोड़ना चाहूँगा कि हम शिक्षक समुदाय को ये सोचना होगा कि आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे वस्तुएं नहीं बनती हैं, वहाँ पे इंसान बनते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आप बना क्या रहे हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको सुविधाएं नहीं कम हैं या जो भी जैसे भी हों, तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूँकि आपका जो उद्देश्य है वो आप जान लीजिए कि आप वस्तु नहीं बनाते, कि मानवता, हाँ, आपकी फैक्ट्री में ह्यूमन मानव का निर्माण होता है। तो हमें तो ये शब्द जो है, इस शब्द की गरिमा को हम लोग को ध्यान में रखना है। हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा, अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा। बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव, बड़ा ही जानकारीपूर्ण, बड़ा ही सारगर्भिक इंटरव्यू रहा, यदि आपने पूरा देखा होगा। साथियों, इस वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा प्रयास होता है कि समाज में सकारात्मक बातें पहुँचे, अच्छे समाज के निर्माण में हम लोगों का छोटा मोटा योगदान हो सके। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो इन्हें अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए।
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके जो भी विचार हो, आपकी जो भी सोच हो, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूं। आपका यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, धन्यवाद।